नमस्कार, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नाभिक के आकार के बारे में डिस्कस किया था। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो आपने पढ़ा था नाभिक के आकार में कि नाभिक की त्रिज्या समानुपात होती है नाभिक के द्रव्यमान की घनमूल के, आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। आर इज इक्वल टू आता था बेटा आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, जहां आर है नाभिक की त्रिज्या, ए है द्रव्यमान संख्या और आर नॉट है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर या 1.2 फर्मी। तो ये पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इसके बाद में आया था नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का घनत्व लास्ट में जो फॉर्मूला आया था वो था रो इज इक्वल टू 3 इंटू एम अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। आपको याद होगा ये निकला कैसे था, एक बार थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। उसके बाद देखिए फॉर्मूला आया कैसे वो देख लीजिए एक बार। घनत्व का बेसिक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यह द्रव्यमान किसका लिया जाएगा, नाभिक का। हमारा नाभिक का कुल द्रव्यमान है कैपिटल एम और नाभिक का आयतन है वी। ठीक है, ये परमाणु, इसमें ये नाभिक। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर माना गया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, और इसको स्मॉल एम के बराबर मान लिया गया था। तो बेटा नाभिक का कुल द्रव्यमान, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नाभिक का कुल द्रव्यमान किस तरह से निकालेंगे, कैपिटल एम बराबर, यहां पर मान लेते हैं कि जेड यहां पर। अच्छा, ये एक बात आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या होती है जेड के बराबर। जेड इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ए माइनस जेड बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो जेड इंटू एम प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू एम न्यूट्रॉन। ये कैसे है कि यहां पर जेड तो प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है एमपी और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है एमएन, और ये बराबर है एम के। तो यहां पुट करेंगे तो एम बराबर आ जाएगा जेड की जगह जेड, एमपी की जगह स्मॉल एम, ए माइनस जेड इंटू स्मॉल एम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जेड एम प्लस ए एम माइनस जेड एम। ये कैंसिल आउट हो गया। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान आपको ध्यान रखना है ए इंटू स्मॉल एम। बेटा ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है और स्मॉल एम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक तो फॉर्मूला ये, एक तो इक्वेशन ये काम आएगी हमारे। इसी प्रकार आयतन में आयतन कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। गोले का आयतन होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या है नाभिक की त्रिज्या। V इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सीखा था, आर नॉट ए की पावर 1/3 की पावर 3। तो V इज इक्वल टू आ गया 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 की पावर 3। तो ये आ जाएगा ए। ये आ गया समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 2। अब यहां पुट कर दीजिए तो घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान की जगह m इंटू कैपिटल ए, ये लिख दिया। a इंटू एम लिखिए चाहे m इंटू ए लिखिए, बात एक ही है। 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो रो इज इक्वल टू आ गया 3m, ऊपर चला गया 4 पाई आर नॉट क्यूब। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कहा था इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना होगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब आज के वीडियो लेक्चर में इसके बाद से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका, एक बार रिवाइज करवा दिया। अब आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे।
उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, इस वाले सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि नाभिक का घनत्व उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए पर निर्भर नहीं करता, कैपिटल ए पर निर्भर नहीं करता या इस पर अनाश्रित है। ठीक है, मान रखने पर किसे मान रखेंगे, जब हमने रो निकाला ना, रो इज इक्वल टू 3m/4 पाई r नॉट क्यूब, या वैल्यू पुट करेंगे तो मान रखने पर तो रो इज इक्वल टू 3 की जगह 3, m यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो आपको यहाँ पर लिखना 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg अपॉन 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है या आपको याद रखना है, इस मान को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखेंगे आप। तो बेटा रो इज इक्वल टू होता है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व की इकाई होती है, मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वैल्यू आई इसकी 2.3 इंटू 10 की पावर 17। इस वैल्यू को हमेशा याद रखिए। प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है कि नाभिक का घनत्व लिखिए, तो आपको केवल ये लिखकर रहना है, नाभिक के घनत्व का सूत्र लिखिए, तो ये लिखकर रहना है रो इज इक्वल टू 3m/4 पाई r नॉट क्यूब। ये भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, या आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये भी आ सकता है ऐसा प्रश्न कि सिद्ध करते हुए बताइए कि नाभिक का घनत्व एक नियत राशि होती है, एक नियत मान होता है, और मान बताइए, तब भी आपको पूरा डिराइव करना होगा। तो ओवरऑल आपको ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है कि नाभिक का घनत्व 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आवर्त सारणी में जितने भी आप तत्व पढ़ते हो सभी का घनत्व कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है अगला टॉपिक है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइंटिस्ट था आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अब यहाँ से चैप्टर आगे बढ़ता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान रखना। आइंस्टीन का द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर मास है, द्रव्यमान ऊर्जा का मतलब यहाँ पर एनर्जी है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन, संरक्षण का नियम। आपने कुछ नियम तो 11th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है कि राशि संरक्षित है, खर्च नहीं हो रही है। जैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाएगा नहीं नष्ट किया जाएगा, क्योंकि ऊर्जा कंजर्वेटिव है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पर है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित राशि है। तो पहले मैं इसको लिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझा देंगे। तो आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी स्थान पर स्मॉल m द्रव्यमान खत्म हो रहा है तो वहां पर एनर्जी उत्पन्न होगी, और अगर एनर्जी खत्म हो रही है तो वहां पर द्रव्यमान उत्पन्न होगा। इस सृष्टि का निर्माण भी बिग बैंग थ्योरी में यही है
कि बेटा एक महाविस्फोट हुआ था, एनर्जी रिलीज हुई थी और सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको पता होगा सूर्य में भी ऐसा ही होता है, वहां पर द्रव्यमान की क्षति होती है और हमें एनर्जी मिलती है सौर ऊर्जा के रूप में। वहां पर गैसें होती है, जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है, फिर हीलियम रिएक्शन के बाद में द्रव्यमान लॉस हो जाता है, द्रव्यमान खत्म हो जाता है, कंटिन्यू सूर्य का द्रव्यमान कम होता जा रहा है क्योंकि वो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। आगे चल के पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको इनिशियली ये बात ध्यान रखनी है। आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में यानी मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? तो इस बात को आगे लिखेंगे। यदि किसी स्थान पर स्मॉल एम, ये बेटे स्मॉल एम लिखा हुआ है, यदि किसी स्थान पर स्मॉल एम द्रव्यमान की क्षति का मतलब यहाँ पर खत्म है, हानि है, जो आप समझ सकते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, डीके बोलते हैं। यदि किसी स्थान पर स्मॉल एम द्रव्यमान की क्षति हुई हो, हानि हुई हो या खर्च हुआ हो, क्षति हुई हो, तो उत्पन्न ऊर्जा E बराबर m इंटू सी स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, आइंस्टीन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। बेटे आपको ये भी पता होगा कि जहां इसमें हर चीज आप जानते होंगे, m है यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान यानी जो खर्च हुआ है, जिसकी हानि हुई है उसका द्रव्यमान, c यहाँ पर है प्रकाश की चाल, और बेटे E यहाँ पर है उत्पन्न ऊर्जा। अब यहां ध्यान रखना, अगर आपको द्रव्यमान पता है कि कितना द्रव्यमान यहाँ पर खत्म हो चुका है, हानि हो चुकी है, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, और एनर्जी पता है तो आप यहाँ पर द्रव्यमान निकाल सकते हो। यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले इसको नोट कीजिए। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वो है एक एमयू के तुल्य मुक्त हुई ऊर्जा ज्ञात करें। पहले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है 1 AMU। AMU आप जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट, आपको बताया गया था बेटा। नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसे AMU में मापा जाता है। एक AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा ज्ञात करें। प्रश्न का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक AMU द्रव्यमान की क्षति हुई हो, ठीक है, जैसे आप जानते हैं उत्पादों का द्रव्यमान और क्रियाकारकों का द्रव्यमान, इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक AMU के तुल्य है, तो कितनी एनर्जी यहाँ पर बनेगी। तो आप ये देखिए, चूंकि आइंस्टीन, आपने अभी भी जो रिलेशन पढ़ा हो क्या है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आप जानते हैं बेटा क्या, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। एम यहाँ पर द्रव्यमान है और सी यहाँ पर प्रकाश की चाल है। तो प्रश्न में साफ कह रहा है कि यहाँ पर द्रव्यमान की क्षति एक AMU के बराबर है। तो लिखा आपने 1 AMU इंटू सी की जगह लिखा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। अब AMU के बारे में आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है लगभग, हम यहाँ पर लगभग की बात कर रहे हैं, एक AMU का द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg में आपने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है उसको हम जूल में कैलकुलेट करेंगे। ऐसा ही मात्रक, एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर किलोग्राम होता है, और चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो आपने AMU में लिखा है उस AMU को आप ऐसा ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर kg में लिख दिया, इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16। ठीक है बेटा, यहाँ पर आएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसे कहा जाता है जूल। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया ये E इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन का काम आप खुद भी कर सकते हो, और ये काय में आ गया जूल में। अब यहाँ देखिए कि जो एनर्जी आ रही है ये जूल में आ रही है, लेकिन
दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि परमाणुवीय, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो नाभिकीय भौतिकी, इस नाभिकीय भौतिकी में चाहे परमाणु भौतिकी ले लीजिए आप, न्यूक्लियर फिजिक्स हो चाहे एटॉमिक फिजिक्स हो, यहां पर द्रव्यमान को AMU में मापा जाता है और ऊर्जा को इलेक्ट्रोवोल्ट में मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को तो क्या मापा जाएगा, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, और ऊर्जा को इलेक्ट्रोवोल्ट में मापा जाएगा। तो ये काय में आ गई ऊर्जा, जूल में आ गई। आप जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया गया था, एक बार और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में है, उसे आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का, और जूल में है और इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का। तो यहां पर साफ नजर आ रहा है आपको कि ये जूल में है, तो इसे हम इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 11 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये काय में आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। अब इसको और आगे कैलकुलेशन करनी है, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में जो आपको याद करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया। चलिए आगे इसको देखते हैं। यहां आ रहा है 1.66 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और यहां आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसे आप आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, फाइनली मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन का काम आप कर लीजिएगा। ये आएगा 931.5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये आएगा बेटा इसकी वैल्यू। अब 10 की पावर 6 को आप मेगा भी लिख सकते हैं, जैसे आप किलो को क्या लिखते हैं, किलो का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 3, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 6, ठीक है, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 9, ठीक है बेटा, और टेरा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 12, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर E की वैल्यू आ गई 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, या इसको पॉइंट को हटा दीजिए, 931 लिख देते हैं यहाँ पर, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि एक एमयू के तुल्य मुक्त ऊर्जा आपसे पूछी जाए कि बताइए एक एमयू के तुल्य मुक्त ऊर्जा कितनी होती है, तो क्या लिखोगे, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, आगे इसमें और बात बताता हूं। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए बेटा, यदि m वर्ग, यहाँ पर शायद 0.5 आता ही है, 931.5 आप लिखना, ठीक है, 931.5। यदि स्मॉल m वर्ग c के मान, हमने यहाँ पर अप्रोक्सी वैल्यू लिखी है, आप याद कीजिए 1 एम की वैल्यू 1.667905 से लिखा था आपने, और c की वैल्यू भी 3 × 10 की पावर 8 है। ये एग्जैक्ट नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 2.99 होती है। ठीक है, तो यदि m व c के मान शुद्ध रूप से लिखे जाए, शुद्ध रूप से लिखे जाए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मान लिखे जाए, यदि m व c के मान शुद्ध रूप से लिखे जाए तो एक एमयू के तुल्य मुक्त ऊर्जा, तो एक एमयू के तुल्य मुक्त ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर 0.5 है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर 931 भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक एमयू के तुल्य मुक्त ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर ये भी लिख कर आ जाओगे तब भी चलेगा, तो यहाँ पर 0.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कीजिएगा। अगला जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा, पहले इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद जो टॉपिक है बताया मैंने आपको अभी, द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है
द्रव्यमान क्षति, इसे इंग्लिश में मास डिफेक्ट कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया उत्पादों का द्रव्यमान और यहाँ पर क्रियाकारकों के द्रव्यमान में कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिसे कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को जनरली डेल्टा एम से लिखा जाता है। तो द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, इसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। ये देख रहा हूँ मैं 2-3 साल से, हर साल इसमें कोई ना इस पे बेस्ड कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो आप अच्छे से समझिए। तो द्रव्यमान शक्ति व बंधन ऊर्जा में, तो देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, किसी भी नाभिक को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी नाभिक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। निम्न प्रकार से, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, एक बार और समझाता हूं। किसी भी नाभिक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी नाभिक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। किस प्रकार से? ZXA, जहां Z के बारे में पता है आपको, Z होता है परमाणु क्रमांक, X होता है तत्व प्रतीक और A होता है द्रव्यमान संख्या। ये बताने की जरूरत नहीं है, सब आप जानते हो, ठीक है। Z होता है परमाणु क्रमांक, X होता है तत्व प्रतीक और A होता है द्रव्यमान संख्या। तो आप ये भी जानते हो कि Z क्या प्रदर्शित करता है, Z नाभिक में उपस्थित, Z नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, Z नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के तुल्य होता है। अगर Z की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। Z नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के तुल्य होता है तथा A प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, तथा A प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग के तुल्य होता है, योग के तुल्य होता है। अतः नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, बताया गया था, आपको बता के रखा है। प्रोटॉन की संख्या Z और न्यूट्रॉन की संख्या के लिए A माइनस Z आपको करना होगा। अतः नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z, यानी आपको दो बातें पता लग गई कि प्रोटॉन की संख्या Z होगी और न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z होगी, ठीक है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान को Mp और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn। तो नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, तो वो देखिए बेटा, इसको रफ कर देता हूं, टॉपिक आप डाल दीजिएगा। अतः किसी नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, डायग्राम में बताता हूं आपको। ये है परमाणु, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये है नाभिक, ठीक है, इसमें से बहुत सारे हैं। तो यहां देख रहे हैं हम Z है प्रोटॉन और A माइनस Z है न्यूट्रॉन। तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो दो हमारे यहाँ पर काम आएंगे, दो चीजें हमें यहाँ पर काम आएंगे। एक आएगा सैद्धांतिक द्रव्यमान जो हम यहाँ पर सॉल्व करके निकालेंगे, और एक आएगा प्रायोगिक द्रव्यमान, ठीक है। एक तो आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक आएगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो बेटा देखिए, तो अतः नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान, अतः नाभिक का सैद्धांतिक, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, सैद्धांतिक, अतः नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान, इसे लिखा मैंने स्मॉल m सैद्धांतिक, इसको हमेशा ध्यान रखना। जब मैं प्रायोगिक लिखूंगा तो यहाँ लिख दूंगा m प्रायोगिक। m प्रायोगिक की वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगी, दी जाएगी, प्रश्नों में भी दी जाएगी। m सैद्धांतिक आपको निकालना होगा। तो m सैद्धांतिक कैसे निकालोगे, Z प्रोटॉनों की संख्या है तो Z इंटू m प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू m न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब यहां पर आगे बात देखेंगे, प्रयोगों द्वारा
प्राप्त किया गया द्रव्यमान प्रायोगिक द्रव्यमान कहलाता है। प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया द्रव्यमान प्रायोगिक द्रव्यमान कहलाता है। क्या लिखा बेटा यहाँ पर कि जो प्रयोगों से प्राप्त होता है, जो एक्सपेरिमेंट जो लैब में प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है प्रायोगिक द्रव्यमान कहलाता है। इसे एम प्रायोगिक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, एक तो होगा एम सैद्धांतिक, जिसे हमें निकालना होगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, प्रोटॉनों की संख्या पता होनी चाहिए जो जेड से पता लग जाएगी, और ए माइनस जेड करोगे न्यूट्रॉनों की संख्या है, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ए के प्रायोगिक प्रयोगों से जो द्रव्यमान निकलेगा उसे एम प्रायोगिक कहा जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, तो वो देखिए आप। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि नाभिक का द्रव्यमान सैद्धांतिक द्रव्यमान प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान प्रायोगिक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि नाभिक का जो सैद्धांतिक द्रव्यमान होता है वो प्रायोगिक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिए इस बात को। एम सैद्धांतिक इज ग्रेटर देन होता है एम प्रायोगिक। प्रायोगिक द्रव्यमान कम होगा और सैद्धांतिक द्रव्यमान ज्यादा होगा। अपनी कॉपी के टॉप में लिख लेना इस बात को। एम सैद्धांतिक हमेशा ज्यादा होगा और एम प्रायोगिक हमेशा कम होगा, इसी बात को लिखा है और ये प्रयोगों से सिद्ध हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चुका है कि नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान प्रायोगिक द्रव्यमान से अधिक होता है और इस अंतर को ही कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। इसी बात को मैं लिखाऊंगा यहाँ पर। तो लास्ट पॉइंट देख लीजिए, द्रव्यमान के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। ठीक है, इसे द्रव्यमान क्षति को इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा एम क्या आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इज इक्वल टू एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में आप इसको पूरा एक बार पढ़ना, अपनी कॉपी में चाहो तो इसको नोट कर लेना। मैं इसके पीडीएफ जब मेरे पास ये आ जाएंगे तब मैं इसको शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी आप इसको अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ तक नोट कर लेना। अगले वीडियो लेक्चर में इसके बाद से सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।